नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बहादुर विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ कार्बनिक यौगिक भाग 4, जिसमें हमें इथीन या इथिलीन के बारे में पढ़ना है। आपको याद होगा ये आईयूपैक नेम है और ये साधारण नाम है। इथीन या इथिलीन के स्रोत मतलब ये हमें कहाँ से मिलता है वो देखेंगे। इथीन के उपयोग क्या क्या है और इसके रासायनिक गुण क्या है। उसके साथ हम लोग एलपीजी के बारे में चर्चा कर लेंगे और सीएनजी के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इथीन या इथिलीन है क्या। हमारा जो एल्कीन समूह है, एल्कीन समजातीय श्रेणी है, इसका जो पहला सदस्य है वो इथीन है, यानी C2H4। ये इथीन है। तो ये इथीन इथीन मैंने शुरू में ही कहा है, आयुपैक नाम है और ये साधारण नाम है। तो इथीन के बारे में हमने एक शुरुआती जानकारी प्राप्त कर ली। तो हमने क्या सीखा, एल्कीन श्रेणी के पहले हाइड्रोकार्बन, इसका आयुपैक नेम इथीन है और साधारण नाम इथिलीन है। सूत्र क्या है, C2H4। अब इथिलीन का स्रोत क्या है। जितने भी कार्बनिक यौगिक गैस के रूप में मिलते हैं, ये हमें प्राकृतिक गैस में ही एक साथ निकलता हुआ पाया जाता है। मतलब जब भी हम लोग पेट्रोलियम निकालने के लिए पेट्रोलियम की माइनिंग करते हैं, तो उस समय जो गैस बाहर आता है, इन गैसों में कार्बनिक यौगिकों के गैसों का मिश्रण बाहर आता है, जिसमें से मीथेन हमने पढ़ लिया है पिछले क्लास में। और इसी गैस में यानी प्राकृतिक गैस में हमें इथीन या इथिलीन भी मिल जाता है। तो इसका मतलब इसके मुख्य प्राकृतिक स्रोत, इथीन का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्राकृतिक गैस में ये मिला हुआ रहता है, जो हमें पेट्रोलियम उत्पादन के समय, पेट्रोलियम निकालते समय, उत्पादन नहीं, पेट्रोलियम जमीन के नीचे से निकालते समय ये मिल जाता है। इसी के साथ प्रकृति में इथिलीन या इथीन उद्भिद में हार्मोन के रूप में हमें दिखाई देता है। एक पौधे में ये जो C2H4 है, ये क्या काम करता है, ये वृद्धि को नियमन करेगा। वृद्धि का नियमन मतलब रेगुलेट करेगा, ठीक है। ये रेगुलेट करता है वृद्धि को। साथ ही साथ फलों के पकने में सहायता करता है, फलों को पकने में सहायता करेगा और पत्तों को झड़ने में भी ये सहायता करता है, पत्तों के झड़ने में। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि इथीन प्राकृतिक रूप से हमें एक तो प्राकृतिक गैस के साथ मिलता है और पेड़ पौधों में ये हार्मोन के रूप में पाया जाता है, जो वृद्धि नियमन, फलों के पकने और पत्तों के झड़ने में ये उपयोग होता है, मतलब सहायता करता है। अब अगर औद्योगिक रूप से हमें इथीन को उत्पादन करना है, फैक्ट्रियों में उत्पादन करना है, तो कैसे करें। इथीन के औद्योगिक उत्पादन के लिए हमें मदद लेनी पड़ती है इथेनॉल की। इथेनॉल जो हमें पता है CH3CH2OH कुछ इस तरह का, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। ये इसे हम इस तरह से भी C2H5OH ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर CH3CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इथेनॉल से इथीन बना सकते हैं। तो औद्योगिक रूप से हमें इथेनॉल से इथीन मिलता है। कैसे मिलता है देख लेते हैं। देखिए, जब भी इथेनॉल को हम लोग 350 डिग्री सेल्सियस तापमान में गर्म करेंगे, तो ये वाष्पित हो जाएगा, इसका भाप बन जाएगा, यानी गैस के रूप में हमें मिलेगा इथेनॉल। अब इस इथेनॉल के गैस को अगर हम लोग एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, ऑक्साइड लगे हुए लोहे के ऊपर से गुजारें, मतलब
ये इथेनॉल है, इसको 350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गैस में बदल गया। अब ये जो गैस है इसको हम लोग एक लोहे के ऊपर से भेज रहे हैं, जिस पे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिना लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा, इससे होता यह है कि ये इथेनॉल से एक पानी का अणु अलग हो जाता है। अब आप गिन के देखिए यहाँ पे कुल मिला के कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस एक, यानी 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन में से एक यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल गए, और साथ ही साथ ये वाला एक ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गया। तो मतलब बचा क्या, 6 में से 2 हाइड्रोजन निकल जाने पे और ऑक्सीजन भी निकल गया, तो सिर्फ बचा 2 C और 4 H, यानी हमारा इथीन बच गया। तो इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में हमें इथीन इथेनॉल से मिल जाता है। तो हमने जो सीखा है वही अब देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप से इथीन प्राकृतिक गैस में एवं पेट्रोलियम पदार्थों के साथ मिलता है। फिर आगे हमने बात की थी कि किस तरह से प्राकृतिक रूप से इथीन एक उद्भिद हार्मोन भी है, जो उद्भिद में वृद्धि का नियमन करेगा और साथ ही साथ पत्तियों के झड़ने और फलों के पकने में भी सहायता करता है। आगे हमने ये देखा कि औद्योगिक उत्पादन के लिए हमें इथेनॉल को 350 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके उसको गैस में बदल देना पड़ता है, और फिर इस गैस को जब हम लोग एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड लगे हुए लोहे के पास से प्रवाहित करेंगे तो इथेनॉल प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। जब भी किसी चीज़ से पानी को अलग कर देंगे तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी जब पानी की कमी होती है तो हम लोग बोलते हैं हमें डिहाइड्रेशन हो गया है। तो यहाँ पे भी मतलब वही है कि इथेनॉल से डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी पानी का अणु अलग हो गया है। तो देखिए ये इथेनॉल है। इस इथेनॉल को हम लोगों ने एल्यूमिना लगे हुए लोहे के ऊपर से भेजा, इसको गर्म करके पहले 350 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया, फिर एल्यूमिना लगे हुए लोहे से भेजा, और उससे क्या हो गया, पानी का अणु अलग हो गया और पीछे C2H4 यानी इथीन या इथिलीन पड़ा हुआ मिला, और इस तरह से हमें औद्योगिक उत्पादन इसका होते हुए दिखता है। आगे बढ़ते हैं और इथीन के उपयोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो इथीन के उपयोग में सबसे पहले हमें इथीन कच्चे फलों के पकाने में इस्तेमाल होता हुआ दिखता है। ठीक है, हमने बात की थी पहले ही, ये उद्भिद हार्मोन है। अब उद्भिद हार्मोन है, अगर पेड़ों में उद्भिद हार्मोन बन रहा है और उसको औद्योगिक रूप से भी हम लोग बना पा रहे हैं, तो कृत्रिम हार्मोन की तरह भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। फलों को कच्चा तोड़ लिया और फिर उन कच्चे फलों को इथीन की मदद से पका दिया, तो फल पकने लगेंगे आसानी से। आगे इससे कृत्रिम रबर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। तो इस गैस का जो गंध है वो सरसों तेल की यानी सरसों की तरह, पिसे हुए सरसों से जो भी गंध आपको मिलेगी या सरसों तेल से जो भी गंध आपको मिलती है, वैसी गंध आती है मस्टर्ड गैस से। ये एक प्रकार का विषैला गैस है जिसका उपयोग पहले विश्व युद्ध में किया गया था। तो ये मस्टर्ड गैस बनाने में भी उपयोग होता है। पॉलीथीन, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा आगे और विस्तार से करेंगे। इथीन से पॉलीथीन नामक बहुलक यानी पॉलीमर बनाने में हमें उपयोग में आता है। देखिए यहां पे इथीन यानी C2H4 ये है। अब मान लीजिए जब भी हम लोग कई सारे इथीन के अणु को आपस में मिला के उनको जोड़ के ऐसा कुछ बनाए कि एकाधिक इथीन के अणु आपस में एक के पीछे एक जुड़े गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुलक बन जाना। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों को हम लोग बहुलक बना सकते हैं। एक अणु कार्बनिक यौगिक का हम लोग उसको अतिरिक्त बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव में अगर डाल दें तो बहुत सारे अणु आपस में चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं बहुलक या पॉलीमर।
तो ठीक उसी तरह से इथीन, इथीन का कई सारे इथीन आपस में चिपक गए तो वो हो गया पॉलीथीन। ठीक है, जैस जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको पॉलीथीन बहुत ही जनप्रिय है, और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय भी है। तो ये पॉलीथीन, ये इथीन से ही बनता है। कई सारे इथीन एक साथ चेन बनाकर वो पॉलीथीन बन जाता है। तो इस तरह से हमने आगे, और ये ऑक्सी इथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में उपयोग होता है इथीन का उपयोग। ऑक्सी इथिलीन ज्वाला से क्या होता है, आपने देखा होगा कि वेल्डिंग करते समय जो फ्लेम निकलता है, जो आग की लपट निकलती है एक गैस से, एक गैस रहता है और उसके ऊपर एक नली लगी हुई रहती है, गैस का सिलेंडर, उसके ऊपर नली, और उस नली से जो आग निकलती है, आग की लपट निकलती है, उन लपटों में इतनी गर्मी होती है कि वो लोहे को पिघला दे, या तो फिर किसी धातु को पिघला के उसको जोड़ दे। जैसे कि दो धातु हैं, दो धातु के सिरों को ऐसे यहाँ पे हम लोग फ्लेम लगा के इन दोनों सिरों को पिघला के फिर जोड़ देंगे, बिल्कुल जैसे मोमबत्ती जुड़ती है, आपस में दो मोमबत्तियों को पिघला के जोड़ा जाता है, वैसे ही आप समझ लीजिए कि यहाँ पे धातुओं को भी हम लोग जोड़ पाते हैं। और उसके लिए जो लपटें ये इस्तेमाल होती है, वो एक ऑक्सी एसिटिलीन लपट भी होती है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये ऑक्सी इथिलीन लपटें हैं, यानी ज्वाला है, इसका भी इस्तेमाल होता है वेल्डिंग के काम में। तो ऑक्सी इथिलीन ज्वाला द्वारा धातुओं को काटा व जोड़ा जाता है। तो इथीन के रासायनिक गुण क्या है, अब देखेंगे। इथीन के रासायनिक गुण में सबसे पहले हमें देखना है किस प्रकार से इथीन के साथ हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ सकते हैं। इस तरह की प्रतिक्रिया को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। देखिए, जब भी इथीन और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया होगी, तो ये प्रतिक्रिया 250 डिग्री सेल्सियस पर निकेल की उपस्थिति में होगी, ये हमें याद रखना है। और ऐसे अवस्था में हाइड्रोजन पूरा ही इसके साथ चिपक जाएगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पे पहले से 4 हाइड्रोजन है, और ये 2 हाइड्रोजन और इसके साथ जुड़ गए, तो मतलब ये C2H6 बन गया, मतलब ये इथीन था और इथेन बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग एल्कीन से एल्केन में पहुंच गए। किस प्रकार से पहुंचे, हाइड्रोजन जोड़ के। आप याद कीजिए, इनका साधारण इस ये जो है ये एल्केन का साधारण सूत्र है, और ये है एल्कीन का साधारण सूत्र, और उसके आगे और चले गए तो ये एल्काइन का साधारण सूत्र। आप देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें इसमें 2 हाइड्रोजन का अंतर है, और इसमें भी 2 हाइड्रोजन का अंतर है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे मतलब इस समजातीय श्रेणी में इथीन उपस्थित है, तो हम लोग अगर उसके साथ 2 हाइड्रोजन देंगे तो वो इस समजातीय श्रेणी का एक यौगिक हमें देगा। वो कौन सा वाला यौगिक होगा, वो इथेन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 हाइड्रोजन अगर हमने इसके साथ जोड़ दिया निकेल की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, तो हमें इथेन मिल जाएगा। तो देख लेते हैं हाइड्रोजन के साथ संयोजन प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया को आप लोग अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं इसे, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, कैसे होती है, हमने देखा है C2H4 के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, कब जुड़ेगा, जब निकेल रहेगा और 250 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होगी, तो हमें इथेन मिल जाएगा। तो इथीन हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संयोजन प्रतिक्रिया, मतलब जुड़ जाएगा, जुड़ना संयोजन, ठीक है, संयोजन प्रतिक्रिया करके इथेन उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रतिक्रिया है ब्रोमीन का हम लोग संयोजन करेंगे इथीन के साथ। ठीक है, ब्रोमीन का संयोजन कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए, C2H4
अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, C2H4, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ऐसे लिखने का कारण क्या है? हम लोग ब्रोमीन का संयोजन देख रहे हैं और इसमें हम लोग ब्रोमीन को जोड़ेंगे। ब्रोमीन को जोड़ेंगे तो उसके लिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जब भी हम लोग इथीन के साथ ब्रोमीन को लगाएंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन को जुड़ने के दो जगहें मिलेंगी। मतलब ये जो द्विबंधन है कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें से एक बंधन टूट जाएगा। मान लीजिए ये नीचे वाला बंधन टूट गया। टूटने पे क्या होगा? एक बंधन दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना होता है, तो ये बंधन जैसे ही टूटेगा, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना अलग हो जाएगा, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए, ये मान लीजिए नीचे वाला बंधन टूट गया, पहले से इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और ये दो हाइड्रोजन है इधर इधर। और ये जैसे ही ये सहसंयोजी बंधन टूट गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अकेला और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अकेला। अब ये ब्रोमीन ब्रोमीन जब ये दो ब्रोमीन के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब ब्रोमीन का अणु इस तरह से आपस में द्विपरमाणविक अणु बना के रहते हैं। तो जब ये इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा तो ब्रोमीन खुद टूट जाएगा, यानी इसके दोनों परमाणु अलग हो जाएंगे, और ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंधन बनाकर उसके साथ जुड़ जाएगा, और दूसरा वाला ब्रोमीन का परमाणु दूसरे कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही करेगा। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पे ये जो साझेदारी है, यहाँ पे इधर भी ब्रोमीन और इधर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि ये डाई ब्रोमो इथेन बन गया, डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो हमें ब्रोमीन का संयोजन इस तरह से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है, वो ये है कि ब्रोमीन का जो रंग होता है वो भूरा होता है। अब ब्रोमीन खुद का रंग भूरा रखता है, या तो फिर ब्रोमीन का अगर जलीय घोल बनाएंगे वो भी भूरे रंग का होगा। अगर ऐसा जलीय घोल ब्रोमीन का या खुद ब्रोमीन जिसका रंग खुद भूरा है, ये इसके साथ मिल जाए तो इसका तो अस्तित्व चला गया इसमें। इसका मतलब ब्रोमीन टूट के इसके अंदर मिल गया। तो अगर इसका खुद का रंग भूरा था, लेकिन जैसे ही ये इसके साथ मिला तो ये अपना चरित्र खो देता है, मतलब यहाँ पे भूरा रंग नहीं मिलेगा, रंगहीन हो जाएगा, ये रंगहीन है। ठीक है, ये जो डाइब्रोमो इथेन है ये रंगहीन है। तो इस तरह से हमें ये भूरा रंग रंगहीन डाइब्रोमो इथेन में बदलते हुए दिखता है। तो आइए देख लेते हैं इथीन का ब्रोमीन के साथ संयोजन। इसमें देखिए, ये जो इथीन है इसके साथ ब्रोमीन के साथ मिल गया, और ये ध्यान दीजिए भूरे रंग का तरल ब्रोमीन या ब्रोमीन का जलीय घोल जब इसके साथ मिलता है तो हमें रंगहीन डाई ब्रोमो इथेन, यहाँ पे 1 2 लिखने का मतलब है कि ये 1 वाला कार्बन है, ये 2 वाला कार्बन है। तो आप डाई ब्रोमो इथेन भी लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं होगी। क्लास 10 लेवल में ये डाइब्रोमो इथेन लिखा जा सकता है। या तो फिर इसका साधारण नाम क्या है? इथिलीन डाइब्रोमाइड, इसका साधारण नाम है। तो हमें देखने को क्या मिला? इसी को, जो प्रतिक्रिया हमने यहाँ पे बताई है उसी को शब्दों में यहाँ पे व्याख्या की गई है। इथीन तथा भूरे रंग का तरल ब्रोमीन या ब्रोमीन का जलीय घोल दोनों ही भूरे रंग के होंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन खुद ही भूरे रंग का होता है, तो उसका तरल आप लें या तो फिर जलीय घोल बनाएं, वो दोनों ही भूरे रंग के होंगे। इनकी संयोजन प्रतिक्रिया होगी तो जो पदार्थ हमें मिलेगा वो है डाइब्रोमो इथेन या इथिलीन डाइब्रोमाइड, और ये खुद रंगहीन होता है। तो इस तरह से देखिए, ब्रोमीन का इस प्रकार अपने रंग को खो देने की घटना को कार्बन कार्बन द्विबंधन के परीक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोचिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अच्छे से समझाया कि ये कार्बन कार्बन का जो द्विबंधन है उसमें से एक बंधन टूट गया, टूटने के बाद फिर ये बना। तो अगर हम किसी भी
किसी भी एल्कीन के साथ ब्रोमीन को जोड़े जिसका रंग भूरा है, तो वो दोनों ही ब्रोमीन इस तरह से नीचे वाले बंधन को तोड़ के खुद जुड़ जाएंगे और ब्रोमीन का अपना भूरा रंग चला जाएगा। इसका मतलब ये एक प्रकार से परीक्षण है किसी यौगिक के बंधन कार्बन कार्बन द्विबंधन के साथ होने का। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए, हम लोग इथीन का उदाहरण ले रहे हैं। अब मान लीजिए इथीन की जगह पे हमने बोल दिया प्रोपीन है, C3H6, ठीक है। अब प्रोपीन है, 3C होंगे, ये 3C में से अब आप कोई भी चुन लीजिए कि किसी में भी डबल बॉन्ड हो सकता है। इसमें मान लीजिए डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे C का एक बंधन इधर है, तो बचे कितने बंधन? और 3 बंधन बचे हैं, ये। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इस C के आगे 2 बंधन है और इधर 2 बंधन है, मतलब एक ही बंधन बचा है, मान लीजिए ये है एक H। और इस C के 2 बंधन हो गए हैं और 2 बंधन बचे हुए हैं, ये। तो ये हो गया हमारा प्रोपीन। प्रोपीन के साथ अगर मान लीजिए मैं भूरे रंग का ब्रोमीन प्रतिक्रिया में डालूं, तो फिर से वही होगा। यहाँ पे जो द्विबंधन है उसमें से एक बंधन टूट जाएगा और इधर इधर एक एक ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार का यौगिक बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ गया, बाकी हाइड्रोजन जैसा था वैसा है। तो आप सोचिए, ये पहले भूरे रंग का था लेकिन ये तो भूरे रंग का नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जहां पे भी हमें द्विबंधन दिख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो ऐसे मतलब ऐसे जगह पे अगर हम लोग ब्रोमीन को जोड़े तो ब्रोमीन खुद जुड़ जाता है अपना भूरा रंग भूल के। तो क्या हो गया? ये एक परीक्षण हो गया। किस बात का परीक्षण? कि दिए गए यौगिक में द्विबंधन तो होगा ही। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई यौगिक पकड़ा दिया और बोला गया कि आप परीक्षण करके बताइए इसमें द्विबंधन है या नहीं है। तो आप उसके साथ ब्रोमीन मिलाएंगे। ब्रोमीन का रंग अगर भूरे से रंगहीन हो जाता है तो आप बोलेंगे कि हाँ, इसमें द्विबंधन था। उस द्विबंधन को ब्रोमीन ने तोड़ के खुद वहां पे बैठ गया, तो उसका भूरा रंग चला गया। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। ब्रोमीन का इस प्रकार अपने रंग को खो देने की घटना को कार्बन कार्बन द्विबंधन के परीक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और इथीन के रासायनिक गुण में ही अब देखते हैं इथीन का बहुलीकरण। मैंने कहा था ये हम लोग विस्तार से करेंगे। तो देखिए, बहुलीकरण मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर कई सारे अणु उसके लिए जाए, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण हम लोग इथीन का पढ़ रहे हैं तो इथीन का ही लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कई सारे इथीन के अणु हम लोग इकट्ठा करके लाए, 100 200 जितने भी आप मन चाहे ला लीजिए। इन सारे के सारे अणुओं को, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, CH2, इधर ऐसे CH2 ऐसे लिखते हैं इथीन को। मान लीजिए इसके आप कुल मिला के 100 अणु कहीं से उठा के लाए, एक जगह पे जमा कर दिया, और इन अणुओं को आप बहुत ज्यादा तापमान, मान लीजिए 150 से 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान और बहुत ज्यादा दबाव, मान लीजिए 1500 से 2000 मिलीमीटर, इतना का दबाव आप इसमें डाल रहे हैं। और इसमें मान लीजिए एक उत्प्रेरक ऑक्सीजन या तो फिर क्रोमियम ऑक्साइड, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो क्रोमियम ऑक्साइड या तो ऑक्सीजन उत्प्रेरक, यानी उससे ये प्रतिक्रिया जल्दी होगी। तो बहुत ज्यादा तापमान, बहुत ज्यादा दबाव में क्या होगा, ये जितने भी 100 आप अणु इकट्ठा करके लाए हैं, ये 100 के 100 अणु आपस में एक साथ चिपक जाएंगे, एक साथ ये जुड़ जाएंगे। और इसको इसके जुड़ने पे हमें इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग? ये CH2C और CH2, ये सारे के सारे ऐसे
इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि ये सब पहले 100 अलग अलग अणु थे, अब ये सारे के सारे 100 अणु आपस में जुड़ गए हैं। इसको बोलते हैं बहुलीकरण। मतलब इसकी संख्या बहुत सारी एक साथ जोड़ दी गई है। ठीक है, तो इथीन का बहुलीकरण ये है, इस तरह की क्रिया से होता है। अब बहुलीकरण में होता है क्या है, देखिए कि इसका पूरा चरित्र ही बदल गया। इथीन खुद एक रंगहीन गैस है, रंगहीन रंगहीन गैस है। ये इसकी एक खुशबू होती है, यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों की जैसे खुशबू, इसकी एक खुशबू अलग से होती है। लेकिन ये जो बहुलीकरण हो गया, बहुलीकरण हो गया, ईथीन का पॉलीथीन बन गया। तो पॉलीथीन बनने से जो पदार्थ हमें मिलता है वो आपको पता है, पॉलीथीन तो गैस तो नहीं होता है ना, एक दृढ़ पदार्थ होता है जिसका गंध भी, जैसे मैंने कहा कि ईथीन की खुशबू है, तो पॉलीथीन की कोई खुशबू अलग से तो आपको महसूस नहीं हुई होगी अगर अलग से उस पॉलीथीन को खुशबूदार ना बनाया जाए तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि इसका पूरा चरित्र ही यहाँ पे बदल गया है। तो देख लेते हैं कि इथीन का बहुलीकरण, देखिए मैंने 100 अणुओं का उदाहरण लिया था, ये 100 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी, कुछ भी हो सकता है। तो n ये संख्या हमें पता नहीं है, आप अपने मन से कितने भी अणु लाइए इथीन के, वो चिपक के एक बन जाएंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे n के जगह पे यहाँ पे सामने में 100 लिखा था, ये सारे के सारे अणु चिपक गए हैं। ये n संख्या में जितने भी अणु आए हैं ये सारे के सारे चिपक गए हैं। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि इनको उत्प्रेरक के उपस्थिति में करना पड़ता है, या तो क्रोमियम ऑक्साइड या तो फिर ऑक्सीजन, और 150 से 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान, यानी बहुत ऊंचा तापमान, और जो दबाव है, ये मैंने गलती से मिलीमीटर लिखा था, ये वायुमंडलीय दबाव है, ये 1500 से 2000 के वायुमंडलीय दबाव में ये इस तरह से बहुलीकरण हो जाता है इथीन का। तो हमने यहाँ पे देखिए इथीन से पॉलीथीन बन गया। तो जो हुआ है, जो यहाँ पे दिखाया गया है वही लिखा हुआ है। उच्च दबाव तथा तापमान पर एकाधिक इथीन के अणु क्रोमियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला यानी चेन बनाते हैं, इसे पॉलीथीन कहते हैं। अब पॉलीथीन और इथीन में क्या अंतर है, मैंने आपको बताया था, इसका एक सुगंध होता है, मीठा गंध, और ये रंगहीन क्रियाशील गैस है। जाहिर सी बात है ये क्रिया कर रहा है, इतने सारे संयोजन क्रिया किया है हाइड्रोजन के साथ, ब्रोमीन के साथ, यहाँ पे ये खुद भी जुड़ के क्रिया करके इस तरह से पॉलीथीन बना रहा है, तो ये क्रियाशील गैस है। लेकिन पॉलीथीन क्या है, ये दृढ़ है, गैस तो है नहीं, ये दृढ़ पदार्थ है, और ये विद्युत का कुचालक भी होता है और निष्क्रिय पदार्थ भी होता है। मतलब ये किसी के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं है। अब दूसरी बात ये देखिए, जब भी आप इथीन की बात करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। आप जब भी इथीन की बात करते हैं C2H4, आप देखिए कार्बन का अणुभार कितना है, 12, और हाइड्रोजन का अणुभार कितना है, 1। यहाँ पे एक इथीन के अणु में 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो कुल मिला के 24 प्लस 4, यानी इसका अणुभार कितना हुआ, 28। लेकिन आप अगर इसका पॉलीथीन बनाना चाहे तो कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। मैंने कहा आप 100 इथीन को भी जोड़ सकते हैं, 1000 इथीन को भी जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब जो पॉलीथीन आपको मिला उसका अणुभार तो निश्चित नहीं होगा, उसका आयतन भी निश्चित नहीं होगा। देखिए इसका आयतन, ये कितनी जगह घेर रहा है ये निश्चित है, लेकिन इसी का पॉलीथीन आप बना देंगे तो वो कितनी जगह घेरेगा ये तो निर्भर करेगा कि आपने कितने सारे इथीन के अणुओं को आपस में जोड़ा है पॉलीथीन बनाने के लिए। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, अणुभार और आणविक आयतन निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पर पॉलीथीन में लिखा हुआ है अणुभार तथा आणविक आयतन अनिश्चित होता है, क्योंकि देखिए n का मान निश्चित नहीं होता। आप कितना n लगाएंगे, 1000, 2000, 3000, उस हिसाब से ये आणविक आयतन या तो फिर अणुभार बदलता रहेगा। अब पढ़ते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी
आप सभी को पता होगा, घरों में जो सिलेंडर आता है खाना पकाने का, जो गैस है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, यानी एलपीजी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये लिक्विफाइड यानी द्रवीभूत अवस्था में होता है, और पेट्रोलियम पदार्थ जब निकाले जाते हैं जमीन के नीचे से, तो उसके साथ जो प्राकृतिक गैस निकलते हैं, उन्हीं गैसों के मिश्रण से बनाया जाता है। और इसीलिए इसको एलपीजी यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसमें कई सारे गैसों का मिश्रण है। इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन जैसे गैसों का ये मिश्रण है, और ये सारे के सारे गैस जब पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं उनके साथ निकलने वाले प्राकृतिक गैसों में ये पाया जाता है। तो देखिए, उच्च दबाव में जब इन गैसों को, ये सारे के सारे गैस, इनको उच्च दबाव में सिलेंडर के अंदर भरा जाएगा तो ये द्रवीभूत हो जाएंगे। यानी हमें पता है, हमने पढ़ा है कि गैसों का जो चरित्र है उसमें बॉयल का नियम हमें ये बताता है कि अगर हम लोग किसी गैस पे दबाव बढ़ाएं तो उसका आयतन घट जाना चाहिए। तो हम लोग एक गैस को पकड़ के दबाव डाल के उसको एकदम सिकोड़ रहे हैं, छोटी जगह में बांध रहे हैं उसको सिलेंडर के अंदर, तो जाहिर सी बात है उस गैस के अणु पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो वो गैसीय अवस्था में नहीं, वो द्रवीभूत अवस्था यानी तरल अवस्था में चले जाएंगे। और तरल अवस्था में चले जाएंगे तो सिलेंडर के अंदर वो तरल अवस्था में रहते हैं। अब जैसे ही वो सिलेंडर से बाहर निकले तो उनको फैलने की जगह मिल जाती है, और वो अणु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फिर से गैस में बदल जाते हैं। तो इसलिए इनको द्रवीभूत अवस्था में सिलेंडर में भरा जाता है, इसलिए द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ये सभी पेट्रोलियम तेल के निष्कासन एवं शुद्धिकरण के समय प्राप्त होते हैं, इसलिए पेट्रोलियम शब्द लगाया जाता है इसके नाम में। साथ ही साथ आपने देखा होगा, जब भी ये एलपीजी गैस यानी सिलेंडर में भरा गैस अगर लीक हो जाए, गैस कहीं से निकले, तो आपको एक दुर्गंध आती है। लेकिन ये प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये इनका जो मिश्रण है ये असल में रंगहीन और गंधहीन होता है। तो फिर ये दुर्गंध आपको कहां से मिली? ये दुर्गंध असल में इथाइल मरकैप्टन नाम के एक गैस की है। ये इथाइल मरकैप्टन इस एलपीजी में मिलाया जाता है ताकि इसकी दुर्गंध आपको बता सके कि गैस लीक हो रहा है, और आप समय से उसको ठीक कर सके ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसीलिए इन गैसों को द्रवीभूत अवस्था में पेट्रोलियम द्रवीभूत गैस कहते हैं। ये तो हमने देख लिया। ये गैस रंगहीन और गंधहीन होता है, और देखिए इस गैस के साथ इथाइल मरकैप्टन नामक गैस मिलाई जाती है ताकि रिसाव यानी लीकेज अगर हो तो पता लग सके। ये हो गया हमारा एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो उपयोग है वो क्या क्या उपयोग होता है हमें पता है। खाना पकाने में उपयोग होता है, कुछ कुछ पावर प्लांट में गैस का उपयोग होता है। पावर प्लांट जहाँ पे ऊर्जा बनती है, तो पावर प्लांट में भी गैस का उपयोग होता है। देखिए, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होता है, वाहनों में भी ईंधन के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रयोगशाला तथा उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमारा ये एलपीजी का उपयोग हमें समझ में आता है क्या क्या है। ठीक है, 3 उपयोग है, आप आराम से लिख सकते हैं। आगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड यानी, कंप्रेस्ड मतलब इसको संपीड़ित यानी एक जगह पे बहुत ज़्यादा दबाव के साथ उसको रखा गया है। बिल्कुल जैसे एलपीजी के बारे में हम कह रहे थे कि दबाव में रखा गया है, उसी तरह से इसको कंप्रेस्ड मतलब सिकोड़ के, संकुचित करके एक जगह पे रखा गया है। संपीड़ित नेचुरल गैस। संपीड़ित नेचुरल गैस क्या है? संपीड़ित नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस से ही निकल के आता है। नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस इसमें मुख्यतः मीथेन गैस होता है। इसको बहुत ज़्यादा दबाव में रखने पर हम लोग इसको सीएनजी बोलते हैं, यानी संपीड़ित नेचुरल गैस। इसमें मीथेन है। तो मीथेन
लगभग 80% इसमें रहता है। तो अब ये गैस जब भी इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो ये इसको कहा जाता है बहुत क्लीन फ्यूल है, मतलब इसमें प्रदूषण बहुत कम होती है। तो सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि यह दूसरे जैविक ईंधनों की तुलना में 80% कम प्रदूषण फैलाता है। आगे, सीएनजी की आपूर्ति मतलब इसकी सप्लाई कैसे होगी? पाइपों और टैंकर की सहायता से किया जाता है। आगे, सीएनजी को आसानी से सिलेंडर में भी भरकर रखा जा सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके उपयोग क्या क्या है? सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में, वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, या तो फिर ऊर्जा उत्पादन में, या तो फिर खाना पकाने में, जैसे एलपीजी का उपयोग होता है वैसे ही। देखिए, गैस चलित कैप्टिव पावर प्लांट, इनमें ऊर्जा उत्पादन के लिए भी सीएनजी का उपयोग होता है। ठीक है। एलपीजी के बारे में मैंने गलती से बोल दिया था कि ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। एलपीजी इस्तेमाल होता है ईंधन के रूप में। ये आपका खाना पकाने के ईंधन के रूप में, वाहनों के ईंधन के रूप में होता है, वाहनों के ईंधन के रूप में होता है, और प्रयोगशाला में और उद्योगों में होता है। ठीक है, और उद्योगों में होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये खाना पकाने के लिए ईंधन, वाहनों के लिए ईंधन, और प्रयोगशाला और उद्योग। और इधर ये ईंधन और वाहन, खाना पकाना दोनों एक ही है। इसमें प्रयोगशाला की जगह पे, यहाँ पे कहाँ, गैस चलित कैप्टिव पावर प्लांट में सीएनजी का उपयोग होता है। तो इस तरह से हमारा ये जो भाग है, चौथा भाग खत्म होता है। अगले भाग तक पढ़ते रहिएगा। अगले भाग में हम लोग आगे के विषयों को देखेंगे। बहुलीकरण के बारे में और कुछ चर्चा बाकी है, उसको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।